संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आएगा। थी जिसने राष्ट्र और उसके भूगोल को परिभाषित किया। पूर्वी तट पर प्रारंभिक निपटान से लेकर मिसिसिपी नदी से परे क्षेत्रों पर कब्जे तक, पश्चिम की ओर विस्तार का अमेरिकी संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यहाँ इस घटना के कुछ मुख्य अंश दिए गए हैं। लुइजियाना खरीद 1803। लुइजियाना खरीद संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के बीच एक समझौता था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने लुइजियाना के विशाल क्षेत्र का अधिग्रहण किया, जो मिसिसिपी नदी से रॉकी पर्वत तक फैला हुआ था। इस समझौते ने राष्ट्र के आकार को दोगुना कर दिया और पश्चिम की ओर अधिक महत्वपूर्ण विस्तार का द्वार खोल दिया। ओरेगॉन ट्रेल और कैलिफोर्निया गोल्ड रश। 19वीं सदी के मध्य में कैलिफोर्निया गोल्ड रश और ओरेगॉन ट्रेल के विस्तार के दौरान आर्थिक अवसर की तलाश में हजारों बाशिंदे पश्चिम की ओर चले गए। इन बड़े पैमाने पर प्रवासन ने पश्चिमी क्षेत्रों के तेजी से विकास में योगदान दिया। नियति का घोषणापत्र, भाग्य का घोषणापत्र का विचार एक अवधारणा थी जो मानती थी कि पश्चिम की ओर विस्तार करना और पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर कब्जा करना संयुक्त राज्य अमेरिका की नियति और दायित्व था। इस विश्वास ने क्षेत्रीय विस्तार पर नीति और निर्णयों को प्रभावित किया। मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध 1846-1848। ये युद्ध क्षेत्रीय विवादों पर लड़ा गया था और इसके परिणामस्वरूप कैलिफोर्निया, एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको, नेवादा, यूटा और कोलोराडो, व्योमिंग, कैंसस और ओक्लाहोमा के कुछ हिस्सों सहित विशाल क्षेत्रों का अधिग्रहण हुआ। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। 1860 के दशक में ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग के निर्माण ने पूर्वी तट और पश्चिमी तट के बीच त्वरित और कुशल कनेक्शन प्रदान करके पश्चिम की ओर विस्तार की सुविधा प्रदान की। होमस्टेड अधिनियम 1862। होमस्टेड अधिनियम उस पर बसने के इच्छुक लोगों को मुफ्त भूमि प्रदान करता था, जब तक कि वे घर बनाकर और खेती करके भूमि में सुधार करते थे। इससे पश्चिम की ओर प्रवासन को बढ़ावा मिला। स्वदेशी आरक्षण और विस्थापन। पश्चिम की ओर विस्तार के उन स्वदेशी लोगों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम थे जो उन भूमि पर रहते थे। बहुत से लोग अपनी पैतृक भूमि से विस्थापित होकर आरक्षित क्षेत्रों में चले गए, जिससे ट्रेल ऑफ टीयर्स जैसी संघर्ष और त्रासदियों का सामना करना पड़ा। सीमा बंद करना। 19वीं सदी के अंत तक अमेरिकी सीमा को बंद माना जाता था, क्योंकि अधिकांश उपलब्ध क्षेत्र पर पहले ही कब्जा कर लिया गया था या आवंटित कर दिया गया था। इस समापन ने क्षेत्रीय विस्तार के एक युग के अंत को चिन्हित किया। पश्चिम की ओर विस्तार ने न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोल को बदल दिया, बल्कि इसकी जनसांख्यिकी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस प्रक्रिया ने राष्ट्रीय पहचान के निर्माण और उस राष्ट्र के निर्माण को प्रभावित किया जिसे हम आज जानते हैं। गृह युद्ध 1861-1865। अमेरिकी गृह युद्ध, जो 1861 और 1865 के बीच हुआ, एक खूनी संघर्ष था जिसने देश को दो भागों में विभाजित कर दिया। उत्तरी राज्य, जिन्हें संघ के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी राज्य, जिन्हें संघ के नाम से जाना जाता है। संघ। यहाँ गृह युद्ध के कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं। गृह युद्ध के कारण। गुलामी। गुलामी का मुद्दा युद्ध का मूल कारण था। समय के साथ दक्षिण के गुलाम राज्यों और उत्तर के स्वतंत्र राज्यों के बीच तनाव बढ़ता गया। आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेद। कृषि और औद्योगिकरण में अंतर सहित आर्थिक और सांस्कृतिक मतभेद भी थे। अलगाव और संघ का गठन। अलगाव। 1860 में अब्राहम लिंकन के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के बाद कई दक्षिणी राज्य संघ से अलग हो गए, ये तर्क देते हुए कि उन्हें राज्य संप्रभुता के सिद्धांत के तहत ऐसा करने का अधिकार था। संघ। 1861 में इन राज्यों ने संघ का गठन किया और इसके अध्यक्ष के रूप में जेफरसन डेविस को चुना। फोर्ट सुमेर पर हमला 1861। शत्रुता की शुरुआत। 12 अप्रैल 1861 को शत्रुता तब शुरू हुई जब कॉन्फेडरेट बलों ने दक्षिण कैरोलिना में फोर्ट सुमेर पर हमला किया, जिस पर केंद्रीय बलों का कब्जा था। गृहयुद्ध की आधिकारिक शुरुआत। इस घटना को गृहयुद्ध की आधिकारिक शुरुआत माना जाता है। युद्ध के प्रमुख रंगमंच। पूर्व में अधिकांश लड़ाइयां वर्जीनिया में लड़ी गईं, जिनमें बुल रन, फ्रेडरिक्सबर्ग और गेटिसबर्ग जैसी प्रसिद्ध लड़ाइयां शामिल हैं। पश्चिमी थिएटर में टेनेसी, मिसौरी और मिसिसिपी की लड़ाइयां शामिल थीं। 1863 में विक्सबर्ग पर संघ का कब्जा एक महत्वपूर्ण घटना थी। मुक्ति उद्घोषणा 1863। दास्ता का उन्मूलन। 1863 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने मुक्ति उद्घोषणा जारी की, जिसमें विद्रोही राज्यों में दासों को स्वतंत्र घोषित किया गया। इसने युद्ध की नैतिक और राजनीतिक प्रकृति को बदल दिया।
गेटिसबर्ग और विक्सबर्ग 1863 गेटिसबर्ग की लड़ाई। जुलाई 1863 में संघ ने गेटिसबर्ग की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण जीत हासिल की, जिसे युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। विक्सबर्ग पर कब्जा। उसी समय संघ ने विक्सबर्ग पर कब्जा कर लिया, मिसिसिपी नदी को खोल दिया और संघ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। शेरमन और मार्च टू द सी 1864। जनरल शेरमन, यूनियन जनरल विलियम टी शेरमैन ने एक क्रूर अभियान का नेतृत्व किया, जिसे मार्च टू द सी के नाम से जाना जाता है, जिसमें संसाधनों को नष्ट किया गया और दक्षिणी शहरों के आत्मसमर्पण का कारण बना। एपोमेटॉक्स का आत्मसमर्पण 1865। युद्ध का अंतः युद्ध 9 अप्रैल 1865 को समाप्त हुआ, जब कॉन्फेडरेट जनरल रॉबर्ट ई ली ने वर्जीनिया के एपोमेटॉक्स में यूनियन जनरल यूलिसिस एस ग्रांट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पुनर्निर्माण। आत्मसमर्पण के बाद दक्षिणी राज्यों को संघ में पुनः एकीकृत करने और युद्ध से उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिए पुनर्निर्माण का दौर शुरू हुआ। गृह युद्ध का संयुक्त राज्य अमेरिका पर स्थायी प्रभाव पड़ा। भारी मानवीय और आर्थिक लागतों से परे, युद्ध ने राष्ट्र को फिर से परिभाषित किया और गुलामी के उन्मूलन और नागरिक अधिकारों के लिए निरंतर लड़ाई की नींव रखी। पुनर्निर्माण। संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्निर्माण गृह युद्ध के बाद की अवधि को संदर्भित करता है, लगभग 1865 से 1877 तक। ये युद्ध के दौरान अलग हो गए दक्षिणी राज्यों को पुनर्स्थापित करने और पुनः एकीकृत करने का एक प्रयास था, साथ ही सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने का भी प्रयास था। राजनीतिक और आर्थिक परिणाम। यहाँ पुनर्निर्माण के बारे में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं। मुक्ति और गृह युद्ध की समाप्ति 1865, मुक्ति उद्घोषणा 1863 और 1865 में गृह युद्ध की समाप्ति के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में दास्ता को समाप्त कर दिया गया। अप्रैल 1865 में एपोमेटॉक्स में रॉबर्ट ई ली के आत्मसमर्पण ने शत्रुता के अंत को चिन्हित किया। अब्राहम लिंकन की हत्या 1865। ली के आत्मसमर्पण के कुछ ही दिनों बाद अप्रैल 1865 में लिंकन की हत्या कर दी गई, जिसका पुनर्निर्माण प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लिंकन की पुनर्निर्माण योजना। पुनर्निर्माण के लिए लिंकन की प्रारंभिक योजना अपेक्षाकृत मध्यम थी और कुछ प्रतिबंधों के साथ दक्षिणी राज्यों को संघ में शीघ्रता से शामिल करने की मांग की गई थी। नागरिक अधिकार और 13वां संशोधन। 1865 में संविधान में 13वें संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे गुलामी को निश्चित रूप से समाप्त कर दिया गया। काले नागरिकों को कानूनी अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1866 के नागरिक अधिकार अधिनियम पारित किए गए थे। पुनर्निर्माण अधिनियम 1867। लिंकन की हत्या के बाद कांग्रेस ने पुनर्निर्माण अधिनियमों के साथ पुनर्निर्माण प्रक्रिया का नेतृत्व किया, जिसने विभाजन किया। दक्षिणी राज्यों को सैन्य जिलों में विभाजित किया गया और मांग की गई कि वे नागरिक अधिकारों की गारंटी देने वाले नए संविधान को अपनाएं। 14वां और 15वां संशोधन। 14वें संशोधन 1868 ने संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से जन्मे सभी व्यक्तियों को कानून के तहत नागरिकता और समान सुरक्षा प्रदान की। 15वें संशोधन 1870 ने जाति या रंग की परवाह किए बिना वोट देने के अधिकार की गारंटी दी। अनंतिम सरकार और चुनाव। पुनर्निर्माण के दौरान दक्षिणी राज्य अनंतिम सरकारों द्वारा शासित थे, कई मामलों में उत्तरी श्वेत या अफ्रीकी अमेरिकी नेताओं के नेतृत्व में। चुनाव हुए और दक्षिणी राज्यों में नई सरकारें बनी। हिंसा और भेदभाव। जैसे जैसे पुनर्निर्माण आगे बढ़ा, कू क्लक्स क्लान जैसे समूह परिवर्तनों का विरोध करने और अफ्रीकी अमेरिकी आबादी पर अत्याचार करने के लिए उभरे। जिम क्रो कानून और अलगाववादी प्रथाएं दक्षिणी राज्यों में उभरी, जिससे नस्लीय भेदभाव को संस्थागत बनाया गया। पुनर्निर्माण का अंत 1877। पुनर्निर्माण 1877 में समाप्त हो गया, जब 1877 का समझौता, जिसके परिणामस्वरूप रदरफोर्ड बी हेस को राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, के परिणामस्वरूप दक्षिण से संघीय सैनिकों की वापसी हुई। इसने मोचन युग की शुरुआत को चिन्हित किया, जिसमें दक्षिण में श्वेत नियंत्रण फिर से स्थापित किया गया और अलगाववादी कानून लागू किए गए। पुनर्निर्माण ने एक जटिल विरासत छोड़ी। यद्यपि नागरिक अधिकारों और नागरिकता के मामले में प्रगति हुई थी, संघीय सैनिकों की वापसी और अलगाववादी कानूनों के कार्यान्वयन ने प्रणालीगत भेदभाव और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष की अवधि की शुरुआत की, जो दशकों तक जारी रही। प्रगतिशील युग। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रगतिशील युग मोटे तौर पर 19वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर प्रथम विश्व युद्ध तक फैला था और इसकी विशेषता औद्योगिकरण, शहरीकरण और असमानता से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला थी।
यहाँ मैं प्रगतिशील युग के कुछ प्रमुख पहलू प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रगतिशील युग का संदर्भ। प्रगतिशील युग 19वीं और 20वीं शताब्दी के अंत में औद्योगिकरण और शहरीकरण से उत्पन्न चुनौतियों और सामाजिक असमानताओं के जवाब में उभरा। राजनीतिक भ्रष्टाचार, अस्वास्थ्यकर कामकाजी परिस्थितियां, आर्थिक असमानता और व्यावसायिक विनियमन की कमी जैसे कारक महत्वपूर्ण चालक थे। राजनीतिक सुधार। महिला मताधिकार। महिलाओं के मताधिकार के लिए लड़ाई ने प्रगतिशील युग के दौरान गति पकड़ी और 1920 में 19वें संशोधन के अनुसमर्थन के साथ समाप्त हुई, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। चुनावी सुधार। राजनीतिक भ्रष्टाचार से निपटने के लिए विभिन्न सुधार लागू किए गए, जैसे प्राथमिक चुनावों की शुरुआत और 17वें संशोधन के माध्यम से सेनेटरों का प्रत्यक्ष चुनाव। सामाजिक सुधार। संयम आंदोलन। संयम आंदोलन ने शराब की खपत को सीमित या प्रतिबंधित करने की मांग की, जिसकी परिणति 18वें संशोधन के अनुसमर्थन में हुई, जिसने मादक पेय पदार्थों के निर्माण, बिक्री और परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया। शैक्षिकी सुधार। शिक्षा में सुधार के प्रयास किए गए, जिनमें अनिवार्य शिक्षा का विस्तार और स्कूलों में स्थितियों में सुधार शामिल था। श्रम सुधार। श्रम कानून। अस्वास्थ्यकर और खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों को संबोधित करने के लिए श्रम कानून लागू किए गए थे। उदाहरणों में श्रमिक मुआवजा अधिनियम और काम के घंटे और मजदूरी पर नियम शामिल हैं। हड़तालें और श्रमिक आंदोलन। श्रमिकों और यूनियनों ने बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और उचित वेतन की मांग के लिए हड़तालें और विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। आर्थिक विनियमन। अविश्वास और अविश्वास। बड़े निगमों की अत्यधिक आर्थिक शक्ति का मुकाबला करने के लिए अविश्वास और अविश्वास कानून पारित किए गए। सरकार ने एकाधिकार को खत्म करने के लिए कदम उठाए। उद्योग विनियमन। संघीय व्यापार आयोग (FTC) और खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) जैसी सरकारी एजेंसियों की स्थापना उद्योग को विनियमित करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए की गई थी। संरक्षण और पर्यावरण। संरक्षणवाद। राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कदम उठाने के अग्रणी समर्थक थे। खाद्य और औषधि शुद्धता अधिनियम (FDA) को खाद्य पदार्थों और दवाओं की शुद्धता को विनियमित करने और सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव। प्रगतिशील विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रगतिशील विदेश नीति ने संघर्षों को हल करने के लिए कूटनीति और मध्यस्थता पर ध्यान केंद्रित किया। राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने भविष्य के युद्धों को रोकने के साधन के रूप में राष्ट्रसंघ को बढ़ावा दिया। सीमाएं और आलोचनाएं। हालांकि प्रगतिशील युग ने महत्वपूर्ण प्रगति की, लेकिन इसकी सीमाएं भी थीं। सुधारों ने हमेशा नस्ल और लिंग से संबंधित मुद्दों को समान रूप से संबोधित नहीं किया। उन लोगों की आलोचना हुई जिन्होंने महसूस किया कि सुधार नहीं थे, समानता और सामाजिक न्याय के मामले में काफी दूर है। प्रगतिशील युग ने 20वीं सदी में देश को आकार देने वाली कई नीतियों और सुधारों की नींव रखकर अमेरिकी इतिहास में एक स्थायी विरासत छोड़ी। प्रथम विश्व युद्ध 1914-1918। प्रथम विश्व युद्ध, जिसे महान युद्ध के रूप में भी जाना जाता है, एक